भाभी, ये क्या हो रहा है? आप कैसे भैया को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे सकती हैं? वो भी उस औरत से। हाफते हुए प्रहलाद अपनी सारी बातें अपनी भाभी पूजा से कह देता है। पूजा रूंधे गले से, क्या हुआ प्रहलाद? किस औरत की बातें कर रहे हो प्रहलाद? आपको कुछ भी नहीं पता। पूजा अपने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में, तेरे भैया पुनर्विवाह कर रहे हैं, इसका तो मुझे पता है, पर किससे कर रहे हैं ये नहीं। प्रहलाद, भाभी वो औरत एक डायन है, सिर्फ भैया के पैसों के लिए शादी कर रही है। वो कभी उन्हें या उनके परिवार को खुश नहीं रहने देगी, मैं जानता हूँ उसे। प्लीज आप मेरे साथ चलिए और किसी भी तरह से इस शादी को रुकवाइए। ये मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच क्या हुआ है, वो कोई भी कारण हो, पर ये औरत आपके परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। भाभी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। पूजा, पर मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब तो शायद फेरे भी शुरू हो गए हो। किस आधार पर मैं उन्हें कहूँ कि वो उस औरत से शादी न करे? फिर मन में बुदबुदाते हुए, और शायद मैं किस अधिकार से भी। प्रहलाद, आप तो चलो, बस उन्हें क्या कहना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस मेरी हाँ में हाँ मिला देना, जिससे उनका विश्वास पक्का हो जाए। वो औरत और उसका परिवार सब क्रिमिनल और ठग हैं, उन्हें मैं आज एक्सपोज करके ही रहूँगा। पूजा, ठीक है, मैं चलती हूँ। श्याम भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना। पूजा अपने घर में काम करने वाले श्याम को घर देखने की जिम्मेदारी देते हुए प्रहलाद के साथ मंदिर की तरफ निकल जाती है, जहां उसके पति आलोक का पुनर्विवाह होने वाला है। पूजा प्रहलाद के साथ कार में बैठती है और गाड़ी मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है। प्रहलाद पूजा के पति आलोक के अच्छे मित्रों में से एक हैं। विवाह का कार्यक्रम शहर से बाहर करीब 40 किलोमीटर दूर सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मंदिर में मल्टी पर्पज हॉल में तय हुआ था। मंदिर दूर था। पूजा ने कार के शीशे के नीचे किए और बाहर की ठंडी हवा का अनुभव लेने लगी। आज वो काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ पूजा अपने पुराने दिनों में खो गई। मुझे याद है वो दिन जब शाम को हमारे घर की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। किसी महिला ने पूछा कि क्या पूजा का घर यही है? आप उनकी माता जी हैं? नमस्कार, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने अपने कमरे में बैठे बैठे ही आवाज़ दी। माँ, कौन आया है? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद ठाकों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। जब मैं बैठक में पहुंची तो एकदम से मेरे चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गई। आलोक, वो भी अपने माता पिता के साथ अचानक, बिना बताए। माँ मुझे कहा कि वो अंदर जाकर कपड़े बदल कर आए। वो तो आलोक की माँ ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे पास बिठाया और सर पर हाथ फेरा। बहुत देर तक बातें चलती रही। आलोक ने मेरी माँ से हम दोनों को अकेले में मिलने की अनुमति मांगी। आलोक और मैं छत पर आ गए। पूजा, आलोक, तुम एकदम से कैसे सीधे घर, बिना कुछ बताए? कम से कम मुझे पहले कह देते तो मैं पापा के सामने सारी बातें रखकर उनका मन जानने की कोशिश करती, फिर उन्हें मनाती। आज ऐसे अचानक तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या कहेंगे वो? आलोक, मुझे 20वीं रैंक मिली है। मेरा सिलेक्शन टेचरी ऑफिसर के पद पर हुआ है। मैंने खुद से वादा किया था, जिस दिन मैं काबिल बना सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। बस उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ हूँ। माँ और पापा को मैं बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ, लेकिन अब तो तुमसे मिलकर खुश नज़र आ रहे हैं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? पूजा, बहुत खुश हूँ आलोक, ये सपने में सच होने जैसा है, बस सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। आलोक ने मुझे सीने से लगा लिया। उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा था जो उसकी खुशी बता रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं भी उसके सीने से लग कर खो गई थी, लेकिन एक खांसी की आवाज़ ने हम दोनों को दूर कर दिया। हम दोनों ही शर्मा कर दूर हो गए। माँ जो आ गई थी, उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो हमें अपना प्यार मिला।
वो भी इतनी आसानी से। वो आलोक के माता पिता की सादगी से बेहद प्रभावित हुई और खुद को भी उन्होंने भाग्यशाली कहा कि ऐसे रिश्तेदार उन्हें मिले। ऐसा तो उन्होंने सिर्फ कल्पना ही की थी। और फिर वो भी दिन आ गया जब हम परिणय सूत्र में बंध गए। शादी 2 साल बीत गए। अब घर वालों की तरफ से हम दोनों को ही ये इशारा कई बार किया जा चुका था कि अब खुशखबरी देने का वक्त आ चुका है और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों की खुशी को सर आंखों में मानते हुए हम दोनों ने प्रयास करने शुरू किए, लेकिन समय बढ़ता गया। डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उपचार हुआ, पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मैंने गर्भ धारण किया है और ये बेहद खुशी की बात है। उस दिन हम सभी खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीसरे महीने चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं आई, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। हम लोग बेहद मायूस हुए। समय के साथ हमने दूसरा प्रयास किया। तीसरे महीने के चेकअप में नतीजे संतोषजनक रहे। हमने अपने बच्चे का नाम सोच लिया था। उसकी किक भी महसूस होती थी। मैं उसे घंटों बातें करती थी। सोचा था जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन अचानक एक दिन रात में तेज दर्द हुआ। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात करना पड़ेगा। इस घटना ने मुझे बहुत परेशान किया। समय बीता। हमारे तीसरे प्रयास में भी हम निराश ही हुए, वो भी आखिरी पलों में जब हम ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे थे। मैं बहुत निराश हो चुकी थी और शायद उससे ज़्यादा ससुराल वाले भी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने माँ को इतना परेशान कर दिया था कि उनकी चिंता साफ दिखाई देती थी। उन्होंने हर जतन किए। कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ माथा न टेकने गई हो, कोई ऐसा टोना टोटका नहीं जो आजमाया नहीं। इस तरह के प्रयोग किए, भले वो निरर्थक लगे या उपहास करना कारण बने। लोगों के IVF के लिए सलाह दी। आलोक ने छुट्टियां ली और हम लोग लखनऊ चले गए। यहाँ एक प्रसिद्ध IVF सेंटर में इलाज चला। सभी क्रोमोसोमल असमानताओं के कारण गर्भपात तो कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से। अब आलोक भी मेरी शारीरिक दशा को देखकर कोई प्रयोग नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि उसके लिए फ़िलहाल मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। जो हुआ ही नहीं उसके लिए जो मेरे पास है मैं उसे खो दूँ। ये कहाँ की समझदारी है। हम लोगों को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और अब घर पर भी सबको यह देना चाहिए कि अब ऐसे ही रहना। नीति में लिखा है सबको सब कुछ मिले या ज़रूरी नहीं। लेकिन यह कहने में जितना आसान लग रहा था वैसा था नहीं। सबको हम लोगों से बहुत उम्मीदें थी। घर में एक बच्चे की किलकारियाँ और सबका उसमें व्यस्त रहना सबका सपना था। कहते हैं कि मात्र पितृ ऋण चुकाने के लिए खुद माता पिता बन परंपराओं का निर्वहन करना बेहद ज़रूरी है। एक औरत का सृजनकर्ता होना ही उसे संपूर्ण सुख और सृष्टि में सबसे शक्तिशाली होने का एहसास कराता है। पर भगवान ने मुझसे ये वरदान छीनकर मुझे इस गर्व से दूर रहने का अभिशाप दे रखा है। मेरे परिवार वालों का चेहरा मेरे सामने से गुजर रहा था। मुझे खुद पर भी बेहद क्रोध आ रहा था। खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। लोगों की सहानुभूति और अफसोस जाहिर करना मुझे बेहद बुरा लग रहा था। परिवार में आए इस दुख के लिए खुद को कोस रही थी। मैं कई दिनों तक सोचती रही और अब मैंने निर्णय लिया था, हाँ यही सही रहेगा। अपनी कमियों की वजह से मैं उन्हें उनके हिस्से की खुशियों से क्यों वंचित रहने दूँ। उस रात मैंने आलोक से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। आलोक तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो। ये किसी भी तरह से सही नहीं है, न तो नैतिक रूप से न ही सामाजिक न्याय से दृष्टिकोण से। और तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो। स्वयं एक स्त्री होकर एक दिन, 2 दिन, महीना, साल, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब मैंने आलोक को पुनर्विवाह करने के लिए न कहा हो, और शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब उसने उसके लिए हाँ कही हो। पर एक दिन अचानक आलोक ने वो कहा जिसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से खुद को तैयार कर चुकी थी। आलोक
पूजा, मैंने मन बना लिया है और माँ पापा को भी राजी कर लिया है कि मैं दोबारा शादी कर लूँ। एक रिश्तेदार ने एक नए रिश्ते की बात बताई है, कल हम लोग वहाँ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो 3-4 दिनों में ये किसी मंदिर में विवाह की तैयारियां कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे निर्णय को दोबारा सुनना चाहता हूँ। आखिर निर्णय, क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या तुम अब भी इस विवाह के पक्ष में हो? पूजा, हाँ आलोक, मैं बेहद खुश हूँ। मैं बहुत पहले ही निश्चय ले चुकी हूँ और ये अटल है। इसमें मुझे बिल्कुल भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आलोक, तब ठीक है, पर आज की रात और सोच लो, कल दोपहर हम वहाँ जाएंगे। पूजा, मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय में कोई बदलाव नहीं होगा। आलोक और उसका परिवार वहाँ गए और सारी बातें तय हो गई। हालांकि हमारा मायका इन सब के बिल्कुल पक्षधर नहीं था, पर मेरी खुशी निहित होने की वजह से वो कुछ भी कहने लायक स्थिति में नहीं थे। और जैसा कि आज शादी की तिथि है और प्रहलाद मुझसे आकर निवेदन कर रहा कि मुझे इस शादी को रुकवा देना चाहिए। एक स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगने से मेरी तंद्रा टूटती है। प्रहलाद, सॉरी भाभी, बस हम आ ही गए। मंदिर पास होने की वजह से व्याकुलतावश में गाड़ी की स्पीड धीमी नहीं कर पाया। चलिए भाभी, हमें जल्दी से मंडप तक पहुंचना है। गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए प्रहलाद ने कहा। हम दोनों ने हॉल में प्रवेश किया। मंडप बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मैं आलोक के पास गई और उसे कुछ वक्त निकालकर व्यक्तिगत बात करने को कहा। आलोक, क्या तुमने अपना निर्णय बदल लिया? पूजा, नहीं, पर बात कुछ और है आलोक। कि माँ, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। देखो कौन कौन आया है। मैंने तो तुम्हारे पापा मम्मी को भी यहाँ आने के लिए राजी कर लिया। पूजा, पर माँ, मैं तो आलोक से आलोक की माँ। देखो सबने नए सुंदर कपड़े पहने हैं और तुम ऐसे ही बिना तैयार हुए आ गई। कोई बात नहीं, तुम सिर पर ये चुन्नी डाल लो, अच्छी लगोगी। पूजा, माँ, मुझे आलोक से कुछ कहना था, बेहद ज़रूरी। आलोक की माँ, हाँ बिल्कुल, कह लेना। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, मुहूर्त न निकल जाए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूजा को आलोक के ऊपर बेहद गुस्सा आ रही है। उसे अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दे रहा। सब शादी के लिए कितने उत्साहित हैं। लग रहा है जैसे घर पर पहली शादी हो। उनका उत्साह देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्विवाह के बारे में कहकर मैंने उनके मन की बात कह दी हो। सब कितने खुश हैं। सभी शादी कराने में इतना व्यस्त हैं कि कोई मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। शादी के बाद आलोक मुझे क्या समय देंगे? मेरी बातें सुनेंगे? क्या वो मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे? अचानक पंडित जी की आवाज़ आई, कन्या को बुलाइए। मैं अपने ख्यालों की दुनिया में बाहर आई और मेरी निगाहें उस औरत को ढूंढने लगी जिससे आलोक पुनर्विवाह करने वाले हैं। भीड़ में से माँ बाहर आई और मुझसे कहा, बेटी, ये काम तो तुम्हें ही पूरा करना होगा। पंडित जी कन्या को बुला रहे हैं माँ, मैं मुझसे नहीं होगा। उन्होंने मुझे अनसुना कर आलोक के बगल में बिठा दिया। मैं आश्चर्य से आलोक की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुरा रहा था। पंडित जी, अच्छे से मंत्र पढ़िएगा। पिछली बार की तरह कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने आंखों ही आंखों में आलोक से पूछना चाहा, ये सब क्या? वो लड़की कहाँ है? पंडित जी की आवाज़ आती है। वर वधू खड़े हो जाएं और एक दूसरे को माल्यार्पण करें। माँ मुझे सहारा देकर उठाती है। मेरा हाथ पकड़वा कर मुझसे माल्यार्पण करवा दिया जाता है। आलोक मेरा हाथ पकड़कर सीता माँ के सामने ले जाकर उनसे आशीर्वाद लेने को कहता है। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मेरी आंखों में देखते हुए आलोक, पूजा, स्त्री का महत्व सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं है और बच्चे न होना कोई अपूर्णता नहीं। सोचो कि उससे पहले तुम क्या थी? एक पुत्री, एक बहन, एक मित्र। क्या इनमें से किसी किरदार में तुम्हें संपूर्ण न होने का एहसास कराया? नहीं। तो फिर पत्नी रूप में ऐसा क्यों? माँ बनना तो वैसे भी स्त्री का निजी अधिकार है।
समाज या घर वालों को कोई अधिकार नहीं कि उसे उससे माँ बनने के लिए दबाव दें, पर स्त्री हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती है। ये है उसका अभिशाप। दूसरों के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पित करना, हर चरित्रता में संपूर्णता लाना, ये है उसका अभिशाप। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो संपूर्ण है? मैं तुम्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक अपनी धर्मपत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुमने तो पुनर्विवाह पर अपनी सहमति देकर मेरे लिए अपना प्रेम, संवेदना और त्याग दिखा दिया और इस फिल्म की हीरोइन बन बैठी। लेकिन हीरो को पार्ट भूल गई। घर चलें, शादी के बाद और भी रस्में होती हैं। चुटकी लेते हुए मैं आलोक से चिपट कर सिर्फ रोती रही और सोचती रही कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ।